अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोदी पंजाबी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लें 23 मार्च से 27 मार्च जो एक्टिविटी हुई है, FIBDP का जो डेटा है उसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो बाइंग हमें नजर आ रही है वो इंडिविजुअल्स की है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो बैंक्स की है। सेलिंग साइड अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स की है, और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी की है। इसका जो ब्रेक इवन है वो इस मुताबिक है। इंडिविजुअल ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है। इसके बाद अगर हम देखें तो गोरे ने कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है। इंडिविजुअल ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की है। म्यूचुअल फंड ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है। गोरे ने सीमेंट में सेलिंग की है। गोरे ने फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में बाइंग की है, और कंपनीज ने फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में सेलिंग की है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ जो डे रेंज बना था फ्राइडे का वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके हिसाब से अगर देखें तो फ्राइडे को जो लो बना है वो 1,51,457 का है। हाई जो बना है 1,53,666 का। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,51,457 का लो बना है, और 1,58,586 का हाई बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,44,119 का लो बना है, और 1,68,062 का हाई बना है। जो करंट पी रेशियो चल रहा है वो 8.59 का है। एक्सपेक्टेड पी रेशियो 8.15 का है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ जो वेटेज है वो शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा जो वेटेज है वंस अगेन बड़े फौजी का है। इसका वेटेज जो है 9.67 का है, और जो इम्पैक्ट आता है वो 29 रुपये 42 पैसे का आता है। 1 रुपये की अगर फ्लक्चुएशन होती है तो इंडेक्स पे। UBL अगर हम देखें तो 6.86 है। तीसरे नंबर पे एंग्रो होल्डिंग है 5.95। मीज़ान बैंक चौथे नंबर पर है 4.68। हबको 4.35। OGDC 3.89। लकी 3.62। MCB 3.45। HBL 3.37। मारी 3.37। PPL 3.11। सिस्टम 2.82। ईफर्ट 2.70। बैंक अलवी 2.70, और नेशनल बैंक 1.95। नाज़रीन, सेक्टर और KC 100 इंडेक्स का पी रेशियो का डेटा शेयर करो जो उस मुताबिक है 8.59 का KC 100 इंडेक्स का करंट पी रेशियो चल रहा है। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स 8.41। ऑटोमोबाइल पार्ट्स 15.26। केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड 17.89। सीमेंट 8.25। केमिकल 13.90। कमर्शियल बैंक 7.04। इंजीनियरिंग नॉन एप्लीकेबल फर्टिलाइजर 9.09। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 19.20। ग्लास एंड सेरेमिक्स 6.59। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 7.46। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 10.53। पेपर एंड बोर्ड नॉन एप्लीकेबल फार्मास्यूटिकल 15.1। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 9.24। रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 34.30। टेक्सटाइल कॉम्पोजिट 9.08। टोबैको 13.48। ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल रेंज शेयर कर रहा हूं, और जो अब साइडवेज का रेंज है वही उसी पर जो है मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की पूरी तरह से कोशिश करी है। जिसका सपोर्ट 1,32,868 का है, और रेजिस्टेंस 1,54,966 का है। 1,54,966 से ऊपर की अगर मंथली क्लोजिंग आती है तो फिर हम जो है वो दोबारा बुलिश मोमेंटम पे चले जाएंगे, नहीं तो मार्केट आपके सामने है। मार्केट इसी रेंज में प्ले होती रहेगी। जो RSI अभी चल रहा है वो 40.90 का है, और मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही बता रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड जो होगा वो डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, और ऑफिशियली अगर हम देखें तो बहुत बड़ी मंदी हो सकती है अगर डाउनवर्ड ट्रेंड ट्रिगर होता है, जिसका सपोर्ट 1,22,167 का है, और जो रेजिस्टेंस है वो 1,32,868 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो ग्राफ है वो शेयर कर रहा हूँ, और ग्राफ के मुताबिक अगर हम देखें तो मार्केट ने जो लो लगाया था 1,44,000 का, तो उसके बाद से मार्केट जो है 1,45,000 और 1,57,000 के बैंड में ट्रेड हो रही है, और साइडवेज चल रही है। रेंज बाउंड है, साइडवेज चल रही है, और कोशिश कर रही है जो है जो हालात है, जो अभी जंगी मामला चल रहे हैं, जो एक डिलेमा चल रहा है, जो एक कन्फ्यूजन का माहौल चल रहा है, उससे अगर ये बाहर निकलता है तो फिर 1,57,000 के बैंड को अगर ये तोड़ेगा तो फिर हम देखेंगे कि जो रिट्रेसमेंट फॉर्मूला है 1,91,000 का जो हाई लगा था, तो 34,000 पॉइंट का जो है वो गेन हो सकता है जो हाई लगा है। तो तकरीबन 2,25,000 तक इंडेक्स जाने की सलाहियत रखता है अगर जो ये सीज फायर है और जो ये जंगी मामला थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। नाज़रीन, क्या हो रहा है तो आप लोग के साथ थोड़े बहुत टाइमलाइन में शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन बहुत चल रही है, और खासतौर पर अगर हम देखें तो एक तबका है जो बहुत ज़्यादा डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा है, और पाकिस्तान जो अभी सालिस का किरदार अदा कर रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इरेगुलरिटीज़ है खबरों में, जबकि इसके बरक्स अगर हम देखें तो US ऑफिशियल्स भी जो है इसका इतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है, और ना सिर्फ पाकिस्तान, तुर्किया भी है, इजिप्ट भी है, दीगर ममालिक है, इसके पीछे बैक पर अगर हम देखें रशिया है, चाइना है। तो हो क्या रहा है और हुआ क्या है
हम सबको पता है कि जितने भी बेसिस थे जो गल्फ कंट्रीज में जितने बेसिस थे, ईरान ने उन सबको ख़त्म कर दिया है। वो सारे जो है अब कारामत नहीं है। तो इसके बाद क्या चीज़ें हुई हैं, जिसके बाद अमेरिका बैकफुट पे चले गया। तो 12 मार्च को हम देखें तो 30 घंटे की आग लगी है यूएस जेरल्ड फोर्ट, जो सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है, जिसमें यानी तैयारा बरदार बेड़ा जो है उसमें ये आग लगी है। और यानी जो नैरेटिव है, यूएस ने जो नैरेटिव दिया है वो ये दिया है कि जो लॉन्ड्री एरिया है उसमें आग लगी थी, इस वजह से ये हुआ है। जबकि इसके बरक्स अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि ये ईरान ने जो है वो मिसाइल्स दागे थे और प्रेसिजन टारगेटेड मिसाइल्स दागे थे, जिसका ये नतीजा है। अब जो ये जंगी बेड़ा है ये क्रोएशिया में अपना जो है वो लंगर डुबा हुआ है और वहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था जिसकी सोशल मीडिया पे बैकिंग अगर हम देखें तो चाइना की तरफ से ही बैकिंग हो रही थी। और वो ये नैरेटिव चल रहा था कि ईरानी मिसाइल्स ने जो है वो USNS रॉबर्ट ई पेरी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें 30,000 मिसाइल्स थे, जिसकी वैल्यू $58 बिलियन की थी। और वो जो है अब रेड सी के फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है। वो पूरा जमीन बोस हो गया है, वो पूरा जो सिस्टम है वो खत्म हो गया है। $58 बिलियन का नुकसान हुआ है, जिसे यूएस क्लेम कर रहा है कि ये फेक रिपोर्ट है। इसके बाद अगर हम देखें तो 18 मार्च को जो पॉलिसी मेकर्स हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड की तजवीज़ दी डोनाल्ड ट्रंप को, और जिसमें ये कहा गया कि 10,000 के करीब हमें ट्रूप्स इनिशियल चाहेंगे, जिसमें अफशान है जहाँ पे ये यूरेनियम के इनरिचमेंट की फैसिलिटी है, तो वहाँ पर 1000 ट्रूप्स चाहिए, जो कि अब तक की तारीख का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन होगा। एक ऑपरेशन होगा जो कि बहुत बड़ा होगा, और ये ऐसे इलाके में होगा जो पूरा आप समझे कि ढका छुपा है, टनल्स हैं, ऊपर पहाड़ है, किसी को नहीं पता कहाँ जाके प्रिसाइज जो है ये फैसिलिटी है। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क था। इसके अलावा जो है वो खर्ग आइलैंड को कंट्रोल में लाना है ताकि उसको लेवरेज बनाया जा सके स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, कि अमेरिका ये चाह रहा है कि खर्ग आइलैंड पे हम कब्जा कर लें, वहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं ईरान के क्रूड ऑयल के, उस पर हम जो है वो कब्जा कर लें और फिर जो है निगोशिएट करें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोलने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो रहा है और इसमें कोई भी फेवर में नहीं है। 10,000 ट्रूप्स रिक्वायर्ड है, जिसमें से तकरीबन 3,000 ट्रूप्स जो है वो यूएस के रिक्वायर्ड है, और बाकी ट्रूप जो है 7,000 के करीब वो फ्रेंडली कंट्रीज है, नेटो ममालिक है, उनसे दरकार है। तो नेटो ममालिक भी बैक ऑफ हो चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 60% अमेरिकन सिटीजन उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड को अपोज किया है, और 12% जो है वो फेवर में है। डेमोक्रेटिक लॉ मेकर ने जो है वो उसको कहा है कि यानी ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हमें जो है वो झूठ बोला गया, हमारे साथ झूठ का जाल बिछाया गया, और हमें जो है वो प्रॉपर चीज़ें नहीं बताई जा रही, हमें जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा रहा कि कौन यानी इसका अकाउंटेबल है, और अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड उतरते हैं और इनमें कैजुअलिटीज होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो डेमोक्रेट्स हैं जैसे चक शुमर हैं, उन्होंने जो है इसकी पूरी तरह से जो है इसको कंडेम किया है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को प्रेशर में डाल रहा है कि आप जो है अभी किसी किस्म की झाड़ियाँ नहीं करेंगे, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं उतार सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अमेरिका चाह रहा है कि मैं इसको लेवरेज कर लूँ, और ये जो रिपोर्ट है 18 मार्च की है, ये आपको जो है कंसिडर रखना है कि ये तकरीबन 10 दिन पुरानी रिपोर्ट है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो इसराइल में क्या चल रहा है, तो इसराइल के जो आर्मी चीफ है अज़ाइल ज़ामिर, उन्होंने कहा है कि भाई हमारी मिलिट्री कोलैप्स पे जा रही है। क्यों कोलैप्स पे जा रही है? क्यों IDF जो है उसके पास शॉर्टेज है रिजर्व आर्मी और रेगुलर आर्मी दोनों की, और उसकी जो बुनियादी वजह यह है कि एक साथ ईरान, लेबनान, वेस्ट बैंक हर जगह ऑपरेशन चल रहे हैं, और बार बार जो है वो मिलिट्री पर्सनल को कॉल अप किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन आए, कोई ऐसा लॉ आए जो हम जो है सोल्जर्स को बाउंड करके रखें कि आपको जो है ये जंगें जब भी आपको बुलाया जाए तो उसमें आपको यानी खड़े रहना है। मिलिट्री भी जो है वो स्ट्रेस हो रही है, मिलिट्री की फटीक होती है, तो वो कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे एक ही क्लैशेस को बार बार नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच है, जितनी भी ये लड़ाई चल रही है बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच है। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के यारिल लैपिड, उन्होंने कहा है कि ये जो है बहुत ज़्यादा बेंजामिन नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया है और सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा कर दिए हैं, और मिलिट्री में भी जो है वो आप समझे कि मॉरल जो मिलिट्री का है वो डाउन हो रहा है। नेतन्याहू जो है वहाँ की सोर्सेज के मुताबिक, इसराइल की सोर्सेज के मुताबिक, वो उसको इसलिए अग्रेसिवली ऑर्डर पुश कर रहे हैं कि ईरान के जितने हो सकते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में
अब जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करें, क्योंकि वहाँ पर भी यही बात चल रही है कि निगोशिएशन हो जाएंगे तो उसके बाद जो है दोबारा अटैक ईरान पे नहीं किया जा सकता। तो निगोशिएशन से पहले जितने यानी पॉसिबल हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद ईरान के डैमेज किया जा सकता है वो करें। अब पाकिस्तान जो है वो इसमें बहुत बड़ा साजिश का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर ये पूरा जो है वो जिम्मेदारी आ चुकी है। पाकिस्तान ने इसको अपनाया नहीं है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है मीडिएट करने की कोशिश की है, जो एक सिविल सोसाइटी, एक सिविल माशरे की जिम्मेदारी होती है। और ईरान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे जो है बहुत सारे हम समझे कि तिजारती रवाबत है यूएस के साथ, हमारे जो गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भी हमने डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। तो हमें जो है हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आए थे, जो कि हमारे आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल आरिफ मुनीर साहब जो है वो उसको आसिम मुनीर साहब जो है उसको पूरी तरह से गो थ्रू कर रहे हैं और बहुत अच्छे हम देखें तो स्विफ्टली जो है उस पर वर्किंग हो रही है। अब इसमें जो है वो 30 मार्च को मीटिंग बुलाई जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाकदार साहब, उनकी ज़ेर सदारत तुर्किया है, सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है और पाकिस्तान की एक मीटिंग होगी। और बैक हैंड पे यूएस और ईरान के साथ बातचीत चल रही है। यूएस ने जो है वो 15 रुकनी जो एक पॉइंट्स एजेंडा दिया था, पैकेज दिया था ईरान को डिलीवर करने का, तो पाकिस्तान ने जो है उसको डिलीवर कर दिया है। और ईरान की तरफ से जो चीज़ें आई हैं वो भी यूएस तक पहुंचा दी गई हैं। तो ये बीच में सालिश का डिप्लोमेटिक चीज़ें हो रही हैं, जिसकी तस्दीक जो यूएस के स्पेशल एनवॉय हैं गल्फ के स्टीव विटकॉफ है, उन्होंने इसकी बाकायदा वीडियो प्रेजेंटेशन में तस्दीक की है कि वाशिंगटन ने जो है वो 15 नुकाती पॉइंट जो है वो पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजे हैं और पाकिस्तान यानी बहुत बड़ा इसमें डिप्लोमेटिक रोल अदा कर रहा है। तेहरान और उसके बीच में जो ये मीडिएशन है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और पैरेलल डेवलपमेंट्स अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते जो हमने देखा कि सबसे पहले 48 घंटे की मोहलत दी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि 48 घंटे का मैं वक्त देता हूं, नहीं तो मैं के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करूंगा दोबारा, ईरान को ये कहा। फिर इसके बाद वो चेंज होके 5 दिन हो गया, अब जो है ये एक्सटेंड हो चुका है 10 दिन के लिए। तो यानी ये थोड़ा नजर आया है बज़ाहिर के निगोशिएशन हो रहे हैं, बैक हैंड पे काम चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी लॉसेस हुए हैं, अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इसराइल भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके शेयर हैं वो तबाह हो चुके हैं, ट्रूप्स का यानी फुकदान है, फटीक है। और दूसरा ग्राउंड इन्वेजन ये नहीं कर पाएंगे अगर उनको नेटो ने सपोर्ट ना किया। नाज़रीन, अब इसका जो पॉजिटिव का आउटकम आ रहा है वो ये आ रहा है कि सुबह 8 बजे सैटरडे को रावलपिंडी से जो है वो एक मैसेज चला है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट की, उसका जो है वो यानी ये मैसेज है एक्स पे कि हमने जो है वो 37th एक्सटेंडेड अरेंजमेंट यानी जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था वो हमने पास कर लिया है और हमें जो है अब आईएमएफ से जो फर्दर जो है पेमेंट्स हैं जो दरकार थी वो हमें मिल जाएंगी। तो यानी बैक हैंड पे कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें अमेरिका आपको फेवर कर रहा है और आईएमएफ ने भी जो है आपको गो हेड दे दिया है। तो अब जो आईएमएफ वाला था कि भाई अप्रैल के मिड में, अप्रैल के एंड में जो है आईएमएफ की पेमेंट्स आएंगी तो वो आना शुरू हो जाएंगी। तो पाकिस्तान का जो एक ये हर्डल था वो भी स्मूथली हो चुका है। नाज़रीन, आप लोग के साथ बदले का एक्सपोजर डेटा शेयर कर दूं तो अभी जो करंट एक्सपोजर चल रहा है बदले का वो 65.55 अरब का चल रहा है। अब है ये 12.75 बिलियन से। प्रीवियसली ये जो बदला था वो 52.80 अरब का था। पास का भी मैंने आप लोग के साथ डेटा शेयर किया है। तो 4 अप्रैल को जो है वो 60 बिलियन का बदला था 1,20,000 इंडेक्स पे। फिर 8 मई को हम सबको पता है कि 15 मई तक जो है वो मार्केट नीचे गिरी थी 1,01,000 इंडेक्स पे, ये 39.14 का बदला रह गया था। फिर जनवरी 2026 में 1,123.59 का जो है वो बदला रह गया था और इंडेक्स जो है उस वक्त हमारा 1,91,032 पे था। अब जो है ये बदला कम होके इसने जो अपना लो बनाया है वो 19 मार्च को बनाया है 52.80 अरब का, और जो जिस वक्त इंडेक्स था 1,52,740। तो यानी इंडेक्स तकरीबन आप देखें उधर ही चल रहा है, जबकि उससे थोड़ा कम है जो इंडेक्स का लो लगा है, लेकिन बदला जो है अब बढ़ना शुरू हो गया है। तो उसका मतलब ये चीज़ें थोड़ी बहुत स्मूथली हो चुकी हैं और बदले के जो लेवल्स थे उसने अपना बजाय ये नजर आ रहा है कि अब तक का लो बना लिया है जो हमने 8 मई को देखा था। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो है वो सबसे पहली कंपनी की डिटेल शेयर कर दूं हबको की। हबको ने जो है वो यानी मेगा मोटर्स जिसकी सब्सिडरी है उसके थ्रू असेंबली प्लांट का जो है गारो सिंध में जो है वो ऑफिशियली आगाज कर दिया है। $150 मिलियन का जो है ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट जो है इसकी
ऑपरेशन टाइमलाइन अगर हम देखें तो जुलाई और अगस्त के बीच में जो है ये टाइमलाइन पूरी हो जाएगी। इसकी जो कैपेसिटी होगी, इनिशियल कैपेसिटी 25,000 व्हीकल बनाने की होगी एनुअली, और एक्सपेंशन की जो टारगेट्स हैं वो है 50,000 यूनिट्स का। इसके अलावा आपको जो है वो BYD जो ब्रांड है इसको एक्सपोर्ट करने का भी यानी इसका इरादा है, जो कि 30 से 40% होता है, जो कि ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के ममालिक में जो है ये सप्लाई कर सकता है। EV मार्केट जो है वो पाकिस्तान की अभी भी आप समझे कि बहुत छोटी है, 2% का जो है इसका पेनिट्रेट किया है। लेकिन जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि क्लीन एनर्जी पे पूरी दुनिया जा रही है, कार्बन एमिशन कम करने की बातें हो रही हैं, IMF का भी हमें यही वो है प्रेशर है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी यही प्रेशर है कि आपको जो है ग्लोबली जो है वो क्लीन एनर्जी पे जाना है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा EV की तरफ जो है वो रुझान बढ़ जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा प्लेयर बनता हुआ नजर आ रहा है वो BYD नजर आ रहा है। BYD अगर 25,000 यूनिट बनाना शुरू कर देगा, आपको ये बनाना शुरू कर देगा, तो तकरीबन मार्केट जो शेयर है पाकिस्तान के जो सालाना जो वो ऑटोमोबाइल की यानी बाइंग होती है, तो उसका 10 से 15% जो है उसका स्टेक होल्डर बन जाएगा। तो ये आप समझिए कि होंडा को बीट कर देगा। यानी अब तक जो डोमिनेट कर रहे हैं वो 3 बिग प्लेयर्स हैं, हम सबको पता है, जापानी प्लेयर्स हैं, टोयोटा, सुजुकी और होंडा। तो होंडा जो है वो चौथे नंबर पे आ जाएगा, BYD जो है इसके बदले 30वें नंबर पे आ जाएगा। अच्छा, अब ये बहुत यानी इसमें अगर हम देखें तो यानी आपको जो है वो डोमिनेंट लीडर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने खुद का अपना प्लांट खोल लिया है और आगे जो है ये लोकलाइजेशन पे जाएगा। और जो एवरेज अगर हम देखें तो इसकी जो गाड़ियों की प्राइस होती है वो 70 लाख से 90 लाख के करीब होगी। जो प्रॉफिट होगा पोटेंशियली वो तकरीबन 15 से 25 अरब रुपए का जो है वो प्रॉफिट होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो हबको ग्रीन का भी जो एक प्रोजेक्ट है वो भी हबको लॉन्च कर रहा है साथ साथ, जिसमें ये EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज और हाईवेज पे जो है ये बेचना शुरू करेगा। ज़्यादातर अगर हम गैसोलीन गाड़ी की बात करें तो वो ये नहीं कहती कि आपको जो है हमारी ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल बढ़ाना है, कोई किसी भी कार कंपनी का खुद का पेट्रोल पंप नहीं है। लेकिन ये जो EV का जो पूरा है, ये पूरा आप समझे कि एक इकोसिस्टम हबको ने जो है वो लॉन्च किया है BYD के साथ। तो ये गाड़ियां भी बेचेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बेचेंगे, इसके साथ साथ जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी यानी उसकी रसाई होगी, ताकि जो BYD के जो यूजर्स हैं वो BYD के ही चार्जिंग स्टेशन पे, आपको के ही चार्जिंग स्टेशन में इसको चार्ज करें। तो ये जो भी वारंटी की चीज़ें होती हैं तो ये उस हिसाब से करना चाह रहे हैं, तो एक इकोसिस्टम बन जाएगा, तो इसका भी जो है मार्जिन अलग है। तो सिर्फ ये एक समझे कि ऑटोमोबाइल वेंचर नहीं है, एक पूरा समझे एक IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो है इसकी तरफ से ये पूरा एक आप समझे इकोसिस्टम बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रेटेजी पे जा रहा है। तो इसके जो मार्जिन हैं, जो ये EV इकोसिस्टम इसके मार्जिन है वो बहुत लार्ज स्केल पे होंगे। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो यानी क्योंकि कर्जा भी लिया जाएगा और उसको जो है वो टाइम लगेगा, 6 महीने का वक्त दरकार होगा। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि स्लोली जब ये लोकलाइजेशन पे जाना शुरू करेगा मीडियम टर्म में, तो ये थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ होगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म में हम इसमें एक बहुत बड़ा जंप देखते, तो वो जरा जो ये समझते थे कि दूसरा साजगार बनेगा, तो बिल्कुल ये बन सकता है। इसमें अब जो है वो चार्म आ चुका है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो और टेक्निकल्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ। जो इसकी लेटेस्ट EPS आई है आपको की वो 17.16 की है। जो P रेशो है इसका 5.74 का है। बुक वैल्यू उसकी 191 रुपये 33 पैसे की है। इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू जो है, ये जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्हाट्सएप चैनल में लोग हैं, जो यानी क्लाइंट्स हैं, वो जो है उनको ये रसाई हो चुकी है। और जो यानी स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि हमने सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब, तो हम जो है उनको भी ये डेटा प्रोवाइड कर देंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या बन रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 67.15 का है। और जो टेक्निकल अगर हम देखें तो मंथली RSI चल रहा है 59.69 का है। मंथली सपोर्ट 148.08 का है। मंथली पिवट 196.94 का है। मंथली रेजिस्टेंस 243.40 का है। तो तकरीबन 170-175 के जो लेवल पे अगर ये रेट आए तो बहुत अच्छा है। यानी आप समझिए कि बहुत ज़्यादा आप समझे फ्री के भाव पे आपको ये शेयर्स मिलेंगे और इसमें ग्रोथ बहुत है, ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत अच्छा बन चुका है और ये रिटर्न बहुत अच्छा दे सकता है लॉन्ग रन में। इसके साथ साथ ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। और दूसरा, जितने भी बड़े इंश्योरेंस हैं, जितने भी बड़े फंड्स हैं, उनकी भी प्रायोरिटी में हबको रहता है। तो यानी हमें ये पता है कि इसका ऑपरेटर भी एक्टिव है, सुथरा ऑपरेटर है, कंपनी भी बहुत अच्छी है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ग्रुप बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो
ब्रांड इसे लॉन्च किया है और जो ब्रांड के साथ ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहा है, तो ये जो बिग थ्री है, बिग थ्री को जो है ये थोड़ा बहुत डेंट दे सकता है और उसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो ये होंडा की जगह ले सकता है। लेकिन इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। WTI क्रूड ऑयल $99.64 पर बैरल पर बंद हुआ है। ब्रेनेट $112.57 पर बैरल। आयरन ओर $106.22 पर टन। गोल्ड $4495.05 पर आउंस। रबर $197.80 पर केजी। रिचर्ड बे कोल प्राइस $111.10 पर टन। नाज़रीन, आप लोग के साथ डिलीवरी फ्यूचर का डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है इस वक्त TRG अप्रैल में है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ठट्टा सीमेंट है। तीसरे नंबर पर पेस है। TPL प्रॉपर्टीज चौथे नंबर पर है। पांचवें नंबर पर वेव्स ऐप है। छठे नंबर पर वेव्स है। सातवें नंबर पर WGL है। आठवें नंबर पर यूनिटी है। 9वें नंबर पर PRL है और NCPL 10वें नंबर पर है। तो वॉल्यूम्स जो है वो अप्रैल के कतरन कम है। जो मार्च का जो अभी माल है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो उसकी थोड़ी बहुत सप्लाई आ सकती है 1-2 दिन में। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो ओपन पोजीशन में इतनी खातिर ख्वाह बाइंग फ्यूचर में नहीं खरी अप्रैल के काउंटर में। नाज़रीन, ब्लैंक सेल का डेटा आप लोग साथ शेयर कर दो। ब्लैंक सेल तो कुछ भी नहीं खरा है। यानी ब्लैंक सेल में का डेटा तो ये बता रहा है कि कोई यानी मंदी में बैठा हुआ ही नहीं है, जिस हिसाब से ये परसेंटेज है। तो NRL अगर हम देखें तो सबसे बड़ी ब्लैंक सेल NRL में है, जो कि फ्री फ्लोट का 1% है। PIA दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर NPL है। चौथे नंबर पर अटक रिफाइनरी है। पांचवें नंबर पर गेल है। छठे नंबर पर GHNI है। सातवें नंबर पर NCPL है। आठवें नंबर पर साजगार है। 9वें नंबर पर CSAP है। 10वें नंबर पर DG खान है। तो ब्लैंक सेल का डेटा भी हमें ये बता रहा है कि इस वक्त मंदी में कोई नहीं बैठा है। अगर आप लोग के साथ MFS का डेटा शेयर कर दूं। MFS जो है थोड़ा हमें पता है कि इसमें सारे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो ऐसे स्टॉक होते हैं जो यानी साइड बोर्ड होते हैं और थर्ड टियर स्टॉक में शुमार होते हैं, उनका जो है वो बदला ज़्यादा खरा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कोयल है, फ्री फ्लोट का 11.33। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो फ्लाइंग है 11.25। इसके बाद अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा खातिर ख्वाह MFS में बाइंग नहीं खरी है। MFS 10% से ऊपर हो तो थोड़ा बहुत रिस्क होना शुरू हो जाता है, लेकिन यानी ये जो भी लेवल्स हैं तो ये इतना ज़्यादा पैनिक वाला नहीं है। तो JSML अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर है। इमेज चौथे नंबर पर है। JDMT पांचवें नंबर पर है। ESBL छठे नंबर पर है। सेंचुरी पेपर बोर्ड सातवें नंबर पर है। IMS आठवें नंबर पर है। TPL 9वें नंबर पर है और DSIL 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो LNG है उसका पूरा डेटा शेयर कर रहा हूँ और LNG कतर LNG में जो डैमेजेस में है उसके आधा तो शुमार आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर हम जो है यानी कौन सी कंपनियों को से फायदा होगा तो वो हम उस पर बात करेंगे। और ये आधा तो शुमार जो है यानी रिसर्च पर्पस के लिए है, ताकि आपको पता हो कि ओवरऑल हुआ क्या है और आगे हो क्या सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करें तो ईरान ने जो डैमेजेस किए हैं वो तकरीबन 17% यानी कतर LNG के किए हैं, जिसकी रिपेयर में 3 से 5 साल दरकार है। तो यानी आप समझिए कि 17% जो LNG था कतर का वो डिस्टर्ब हुआ है। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक यानी जो सिस्टम है, जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 3000 से 3500 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे है ना, MMCFD से ना, तो ये मिलियंस में आता है। तो मिलियंस क्यूबिक फीट पर डे यानी इसकी ये रिक्वायरमेंट है। LNG जो कतर प्रोवाइड करता है वो 30% सप्लाई को प्रोवाइड करता है, जो कि बनता है 1050 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से। सी इसको जो है वो आर्टिफिशियली सप्रेस किया गया था और जिसको अभी गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दिया है। तो यानी 350 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे अब जो है वो डोमेस्टिक जो हमारे सप्लायर हैं वो सप्लाई करना शुरू कर देंगे। इसको रोका हुआ था क्योंकि कतर से इतना LNG आ रहा था कि रिक्वायरमेंट नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। तो OGDC, PPL और मारी ये जो है वो प्रोवाइड करेंगे 300-350 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे। इसमें जो शेयरिंग है तो अगर हम देखें तो OGDC की 120 से लेके 150 है। PPL की 70 से लेके 90 है। मारी की 90 से लेके 110 है। मार्जिन में इम्पैक्ट क्या आ सकता है जो भी ये एडिशनल जो सप्लाई है उसमें, तो तकरीबन 25 से 35% जो है वो OGDC में इजाफा हो सकता है मार्जिन में। PPL में 15 से 25% इजाफा हो सकता है। मारी में 6 से 10% इजाफा हो सकता है। LNG क्योंकि डॉलर डोमिनेटेड होता है तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आप समझिए 17% जो है वो LNG कम आएगा, तो हमारे जो है वो थोड़ा बहुत ईज हो जाएगा, हमें जो है आसानी हो जाएगी। हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो बेहतर रहेंगे, हमें जो है ज़्यादा यानी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा LNG पे, और हमारा जो डॉलर है वो बाहर नहीं जाएगा, ब्लीड नहीं करेगा। तो इससे फेवर ये होगा कि सर्कुलर डेट जो है वो ख़त्म नहीं होगा, उसके मामला बेहतर नहीं होंगे, लेकिन वो
जो ग्रोथ है सर्कुलर डेट की बढ़ने की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। तो ये एक तरह से देखें तो खुशाइन है, कुदरती तौर पे एक ऐसी चीज़ बन गई है कि OGTC PPL मारी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा गैस था तो वो जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। 17% जो है वो कतर से हमें पूरी दुनिया को जो है वो गैस जो है वो सप्लाई कम हो रही है। तो यानी उसको जो रिकवर हो रहा है वो OGTC PPL और मारी करेगा। सबसे पहले मारी की बात करें तो मारी का जो लेटेस्ट EPS है वो 23.69 का है। इसका PE रेशो 13.04 का है। बुक वैल्यू इसकी 228.13 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू जो है आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं व्हाट्सएप पे तो आपको ये शेयर कर दिया जाएगा। क्लाइंट्स के साथ ये जो है वो शेयर हो चुका है। डेट टू इक्विटी रेशो 59.17% है। मंथली RSI इसका 56.74 का है। मंथली सपोर्ट 566.20 का है। मंथली पिवट जो बन रहा है वो 674.30 का है। मंथली रेजिस्टेंस 782 का है। तो तकरीबन 600, 550, 560, 580 के करीब अगर हमारी पेट्रोलियम मिले, हमारी एनर्जी तो ये जो है इसमें बाइंग और डिप की स्ट्रेटजी बन सकती है। इसमें जो है एक हलचल हम देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो PPL है। PPL सदाबहार कंपनी है, हम सबको पता है, गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा स्टेक है। और रेकोडेक से रिलेटेड जो है वो नेगेटिव खबरें चलाई जा रही हैं और नेगेटिव खबरें जो आ रही हैं कि रेकोडेक ने जो है उसको डिले कर दिया है। तो वो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट था रेकोडेक का वो इनिशिएट होना था 2028, 29, 30 इसी के पास होना था। एक साल डिले होगा तो आप समझिए कि 29, 30 के करीब जो है ये रेकोडेक जो है वो दोबारा इनिशिएट होगा। और सीज फायर हो जाता है और गवर्नमेंट यकीन दहानी करा देती है रेकोडेक को कि भाई हम जो है आपको पूरी तरह से जो आपके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको पूरी तरह से मीट करते हैं, हम जो है इसमें आपके साथ हैं। तो और रेकोडेक दोबारा ये कह देता है कि हम इस पर इनिशियल वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। मैनेजमेंट चेंज हुई है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो अगर मैनेजमेंट ये मान देती है कि हाँ हम जो है हमें प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है और हम जो है इनिशियल इसको जल्दी करते हैं तो दोबारा जो है वो इसकी चीज़ आ जाएगी। तो नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं आया रेकोडेक का, क्योंकि रेकोडेक की तरफ से कोई अर्निंग नहीं आ रही थी। तो ये एक बेनिफिट हो गया है। गैस की जो सप्लाई हो रही है LNG के बरक्स जो कतर की LNG के बरक्स जो PPL जो गैस सप्लाई कर रहे हैं उसमें इसके मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। इसकी जो लेटेस्ट EPS है सेकंड क्वार्टर की वो 14.84 की है। इसका PE रेशो 6.90 का है। बुक वैल्यू उसकी 269.51 की है। डेट टू इक्विटी रेशो इसका 31.94 का है। इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसका टेक्निकल्स में अगर हम देखें तो मंथली RSI इसकी 56.60 की है। मंथली सपोर्ट 163.33 का है। मंथली पिवट 200.99 का है। मंथली रेजिस्टेंस 243.13 का है। नाज़रीन OGTC का आप लोग के साथ शेयर कर दो तो OGTC इसकी सेकंड क्वार्टर की जो हाफ ईयर की अर्निंग है वो 16.98 की है। PE रेशियो इसका 7.82 का है। इसकी बुक वैल्यू 321.71 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो 21.90 का है। इसका मंथली RSI जो चल रहा है 60.70 का है। मंथली सपोर्ट इसका चल रहा है 204.24। मंथली पिवट जो है इसका 248 का है। मंथली रेजिस्टेंस 292.66 का है। नाज़रीन ये थे अब तक के आदत शुमार। ये जो डेटा है ये कंपाइल करने का मकसद ये है कि मेरी भी इंफॉर्मेशन में नॉलेज में इजाफा हो और आपकी भी जो है नॉलेज में इजाफा हो और जो पॉजिटिव चीज़ है वो जो है हम आपके साथ प्रेजेंट कर सके। मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो हमारा जो इंडेक्स है वो 1,45,000 1,57,000 के बीच में ही अप्रैल के महीने में हम ट्रेड होता हुआ देखेंगे। एक साइडवेज पे रहेगा, इसके बाद जाके पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो फिर ये बुलिश मोमेंटम बनाएगा। 1,57,000 के बाद इनिशियली हमें जो मंथली क्लोजिंग चाहिए वो चाहिए 1,54,966 की। तो इससे ऊपर की मंथली क्लोजिंग आती है तो हमें ये लगेगा कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में है और मार्केट में प्लेयर्स एक्टिव हैं और मार्केट में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मार्केट में एतमाद बहाल है। ये पूरा जो डेटा है, ये पूरा प्रोसेस जो है उसका करने का मकसद ये है कि आइडेंटिफाई करना कि हम जो है किस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। तो मेरा बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि साइकिल 3 जो है, जो तेज़ी है, जो अब तक मैंने डेटा बनाया है उस हिसाब से ये जो डेटा है उसका मैंने साइकिल 3 बनाया है। तो साइकिल 3 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब जो है वो बाइंग और डिप की स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो यानी इतने रेट उसके टूटे भी नहीं हैं, उनमें पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़्यादा है यानी बनिस्बत नेगेटिव डेवलपमेंट्स के। जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, फ्लोट हो रहा है, वो ऑब्वियसली आपको प्रेशर में रखा जा रहा है ताकि आप बाइंग करने में आप जो है वो हिचकिचाएं और फिर जब रेट बढ़ जाए फिर आपको जो है वो इनकी जो ग्रोथ स्टोरी है उसकी नवीन सुनाई जाए और उस लेवल पे सुनाई जाए जहाँ पे वो खुद आपको डंप करें। तो नाज़रीन आप खुद भी अपनी स्टडी करें, इन्वेस्टमेंट वाइजली करें। अगर आपके पास 100 रुपया है तो 25 रुपये 50 रुपये जितनी आपकी हैसियत है उसकी बाइंग करें, डिलीवरी उठाएं, अपने हिसाब से जो है वो काम करें। ट्रेडिंग छोटी मोटी कर सकते हैं अच्छे ब्लू चिप वैल्यूएबल स्टॉक है जिसके पीछे हम सबको पता है कि गवर्नमेंट की भी बैकिंग है और बड़े बड़े फंड्स की भी बैकिंग है, तो हम जो है उसमें इतना ज़्यादा घबराहट यानी नहीं कर सकते। नाज़रीन उम्मीद है आपको ये चीज़ें पूरी, ये एक्सरसाइज पूरी अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।